जिंदगी का एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान होता है। कभी भूख, कभी मजदूरी, कभी दौलत का लालच और कभी जमीर की पुकार। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो झुका नहीं, रुका नहीं, बस चलता गया सच्चाई के रास्ते पर। नाम है उसका चंदन, एक नींबू पानी वाला मगर दिल से बादशाह। आइए देखिए कैसे एक गरीब का बेटा पूरे गांव के लिए मसीहा बन गया। भैया, आपने 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। ये लीजिए, आपके 10 रुपए वापस ले लीजिए। वह तो ठीक है भैया, लेकिन आजकल के जमाने में 10 रुपए का झोल तो लोग ऐसे ही कर जाते हैं और तुम मुझे 10 रुपए वापस कर रहे हो। तुम बड़े अजीब आदमी हो। अजीब नहीं साहब, बस ईमानदार हूँ। हाँ साहब, ये बहुत बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। ये व्यक्ति सत्य की मूर्ति है और जब इसे भूख लगती है तो ये व्यक्ति रोटी के बदले ईमानदारी से अपना पेट भरता है। ईमानदारी तो अपनी जगह ठीक है, पर जिस दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचेगा तो उस दिन क्या खाओगे चंदन, और अपने परिवार को क्या खिलाओगे? क्योंकि जो पैसे तुम्हारे भले के लिए आते हैं, तुम उन पैसों को तो दानवीर बनकर दान कर देते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं चंदन, जिस दिन तुम इस कबाड़ी ठेले से सीधे सड़क पर आ जाओगे। देखो हितेश और विशाल, तुम दोनों हर रोज की तरह आज भी अपनी बकबक शुरू मत करो। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाता हूँ, तुम्हारी तरह सड़ी गली चीजों को बेचकर नहीं। और क्या कहा हितेश तुमने कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा? तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे झुकना फिर सच्चाई के सामने ही पड़ता है। ठीक उसी तरह बेईमानी से तुम अगर 1000 रुपया भी कमा लोगे, लेकिन ईमानदारी और मेहनत का कमाया हुआ 10 रुपया भी बेईमानी के 1000 रुपए पर भारी पड़ता है। इसलिए तुम दोनों अब अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और अगली बार फिर आइएगा मेरी इस छोटी सी दुकान पर। हाँ जरूर, मैं अगली बार जरूर आऊंगा। अरे चंदन भाई, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? आखिर मैं भी तो तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ और मैंने यह बात तुम्हारे भले के लिए ही की है। अच्छा, तो तुमने ये बात मेरे भले के लिए की है? हाँ चंदन भाई। तो तुम मुझे ये बताओ कि बेईमानी करके आज तक कौन बड़ा आदमी बना है? यह तो तुम हम दोनों को ही देख लो। हम दोनों तुझसे कई ज्यादा कमाते हैं, तुझसे अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और तुझसे अच्छा खाना खाते हैं, और तुम बस दिन रात मेहनत ही मेहनत करते रहते हो, कभी अपने खेत में तो कभी अपने इस कबाड़ी ठेले पर। और हमें देख लो, हम बस थोड़ी सी अक्ल लगाते हैं और पैसा ही पैसा हो जाता है। हाँ, माना कि थोड़ी बेईमानी करते हैं, लेकिन जीवन भी तो तुमसे अच्छा व्यतीत कर रहे हैं, सड़ी गली बेचकर ही सही, लेकिन कमाते तो अच्छा है ना। और तुम हमारे बच्चों को भी देख लो, हर महीने हम उन्हें नई वर्दी दिलाते हैं, उनकी सभी जरूरतें समय पर पूरी करते हैं। और तुम्हारा वह मुन्नू पिछले साल की तरह क्या इस साल भी वह वही पुरानी वर्दी पहनकर स्कूल गया? कहो चंदन, अब क्या हुआ? अब क्यों तुम्हारा मुंह बंद हो गया? तभी तो मैं कहता हूँ, ऐसी ईमानदारी और ऐसी कमाई का क्या फायदा जिससे हम अपने बच्चों को समय पर उनकी जरूरत की चीज ना दिला पाएं। माना कि आज मैं तुम दोनों से अच्छा नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम दोनों से अच्छा भी कमाऊंगा और तुम दोनों से ज्यादा भी। दिन में सपने देखना बंद करो चंदन। एक बार के लिए मान भी ले कि तुम हमसे ज्यादा कमाओगे, पर कमाओगे कैसे? इस कबाड़ी ठेले से, जहाँ पर सिर्फ दिन में 4 से 3 लोग ही आते हैं। और ऐसे ठेले से हमें टक्कर देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है चंदन। देखो हितेश, जो कमाई मेहनत की होती है वह कमाई हमेशा अटल होती है, और जो कमाई बेईमानी से कमाई जाती है वह सिर्फ 4 दिन ही टिक पाती है और मुश्किलों के लपेटे में आ जाती है और फिर गिर जाती है। यह तो सुनी सुनाई बातें हैं चंदन। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम कब से ऐसी जिंदगी जीते आ रहे हैं और तुम वैसे के वैसे ही रह गए हो, क्योंकि इन सब बातों से जीवन नहीं चलता है। जीवन अपनी चतुराई और अक्ल से चलता है, सिर्फ मेहनत से जीवन नहीं चलता, क्योंकि मेहनत तो एक गधा भी करता है। रहने दो विशाल, ये मंदबुद्धि नहीं समझेगा। इसे फटीचर की जिंदगी जीना ही अच्छा लगता है। इसे इसका काम करने दो, वरना जो 10 से 20 रुपए भी कमाता है वह भी नहीं कमा पाएगा और इसका इल्जाम भी हमारे सर लगाएगा। चंदन, मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि तू गरीब का गरीब ही रह जाएगा। तू कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। और हर दिन की तरह आज भी चंदन को निराश होना पड़ा। ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी के नीचे दबा चंदन
उन्हें पलटकर जवाब नहीं दे सका और चुपचाप उनकी बातें सुनते रहा। चंदन नींबू पानी बनाता था, लेकिन चंदन अपने नींबू पानी को शुद्ध चीजों से बनाता था। वह केमिकल से बने मसालों का प्रयोग नहीं करता था, जिसके कारण उसका नींबू पानी सादा ही रह जाता था, जिसके कारण चंदन की बिक्री काफी कम होती थी। चंदन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। चंदन की पत्नी सुनीता, जो कि घर का काम करती थी और वह चंदन के हालातों को समझती थी, वह चंदन की मुश्किलों में उसका पूरा साथ देती थी। चंदन पर सुनीता को पूरा भरोसा था कि एक दिन चंदन उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार ही देगा, इसलिए वह चंदन से ज्यादा मांग भी नहीं करती थी और बस अपने कामों में खोई रहती थी। आज भी सुनीता जब बर्तनों को साफ कर रही थी, तब उसका बेटा उसे आवाज लगाता है, माँ, माँ, कहाँ हो माँ? क्या हुआ मुन्नू बेटा, आते ही इतना शोर क्यों मचा रहे हो? माँ, मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या? पर क्यों मुन्नू, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम अब स्कूल नहीं जाना चाहते? माँ, मैं जब भी स्कूल जाता हूँ तो मुझे हितेश और विशाल काका के लड़के रोज परेशान करते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि देख रहे हो रवि, आ गया बेचारा गरीब। नए साल में भी बेचारे की हालत तो देखो, वही पुरानी वर्दी और वही पुराना बैग और वही पुरानी चप्पल पहनकर बेचारा स्कूल आया है। मुन्नू, अगर तेरे पास नई वर्दी लेने के पैसे नहीं हैं, तो तू हमसे मांग लेता, मैं तुझे नई वर्दी दिला देता। क्योंकि हमारे घर वालों ने कहा है कि अगर कोई भी भिखारी हमसे कुछ मांगता है तो हमें उस भिखारी को कुछ भी दे देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पुण्य मिलता है। और ऐसा सिर्फ एक दिन ही नहीं होता, वे लोग हर रोज मेरा मजाक बनाते हैं। इसीलिए मैं अब तभी स्कूल जाऊंगा जब आप मेरे लिए नई वर्दी लाएंगी, वरना मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। तो तुमने उनको पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें उनको कुछ कहना चाहिए था। आखिर मैं क्या कहता माँ, कह तो वह सच ही रहे थे ना। माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम इतने गरीब क्यों हैं। हम भी दूसरों की तरह अपनी मनपसंद चीजों को खरीद क्यों नहीं सकते और अपनी मनपसंद चीजों को खा क्यों नहीं सकते, अपनी मनपसंद जगह पर जा क्यों नहीं सकते? बेटा, ऐसा नहीं है। जब इंसान का बुरा वक्त चलता है तो जिंदगी की हर वो चीजें जो हमारी मनपसंद होती हैं, वह हमसे दूर जाने लगती हैं। ऐसे वक्त में हमें बस उस समय को गुजारना होता है और बस अपनी मेहनत और ईमानदारी को अटूट रखना होता है, ताकि जब हम सफल हो जाएं तो कोई हम पर सवाल न उठा पाए। माँ, आप बातों को घुमाइए मत। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पापा का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके कारण वह मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा एक दिन तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। माँ, मुझे एक बात बताइए, अगर पापा को उन केमिकल से बने मसाले को बेचकर मुनाफा होता है तो वह उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? और आजकल तो हर चीजों में केमिकल होता है, फिर पापा ऐसे जमाने में सादे पानी के भरोसे क्यों बैठे हुए हैं? देखो बेटा, केमिकल को बेचकर हम मुनाफा तो कमा लेंगे, पर केमिकल हमारे ग्राहक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पर माँ, हितेश और विशाल काका, वह दोनों तो सड़ा गला ही बेचते हैं और हमसे अच्छा भी कमाते हैं। क्या वह अपने ग्राहकों के बारे में नहीं सोचते होंगे? देखो बेटा, वह उनका कर्म है। जैसा वह आज कर्म करेंगे, कल उन्हें वैसा ही मिलेगा। पैसों से उनकी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, पर अच्छे कर्म सिर्फ अच्छे कामों से मिलते हैं, न कि पैसों से। और जिस दिन अच्छे कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उस दिन बेईमानी से कमाया गया पैसा कभी काम नहीं आता। पर माँ, वह कब से ऐसा करते आ रहे हैं और आज तक उन्हें कुछ भी तो नहीं हुआ है। वह वैसे के वैसे ही जीते आ रहे हैं और हमसे अच्छा भी कमा रहे हैं। अब बस भी करो मुन्नू, मैं अब तुमसे और बहस नहीं कर सकती। मुझे और भी काम है। शाम को जब तुम्हारे पापा घर लौट आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी और वह तुम्हारे लिए नई वर्दी ला देंगे। फिर तुम चुपचाप स्कूल चले जाना। और अब तुम अपना मुंह बंद करो और पढ़ने बैठो। चलो जाओ यहाँ से। सुनीता के काफी समझाने के बाद भी मुन्नू नहीं समझता है और वह अब भी अपनी वर्दी की जिद पकड़े बैठा रहता है। सुनीता मुन्नू से और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब वह अपना काम करने लगती है और शाम का इंतजार करने लगती है। शाम होते ही चंदन वापस घर आ जाता है और फिर सुनीता चंदन को सारी बातें बताते हुए कहती है, सुनीता, तुमने उसे हाँ क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पता तो है अभी मेरा काम कुछ खास नहीं चल रहा है।
अभी के दिन भर भी सिर्फ 300 रुपए की ही कमाई हुई है। अब तुम ही बताओ, इसमें मैं क्या करूं? इसकी वर्दी लाऊं या फिर घर का राशन, या फिर अपने ठेले के लिए नींबू? क्योंकि बिना नींबू के मैं बेचूंगा क्या? तुम इससे कहना कि मैं अगले महीने तुम्हें नई वर्दी दिला दूंगा, अभी नहीं दिला पाऊंगा। पर ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। कहता है कि अब जब वर्दी लाओगे उसी दिन वह स्कूल जाएगा, वरना वह बिना वर्दी के स्कूल नहीं जाएगा। देखो सुनीता, वर्दी लाना तो अभी मेरे लिए मुश्किल है। तुम एक काम करो, इस 300 रुपए का राशन ले आओ और मैं अगले हफ्ते इसे नई वर्दी दिला दूंगा। तब तक तुम इसे अपने साथ खेतों में ले जाना। ठीक है चंदन जी, जैसा आपको ठीक लगे। जैसा आपने कहा, मैं इसे सुबह खेत ले जाऊंगी। और सुबह होते ही चंदन अपने ठेले की ओर चल देता है। सुनीता और मुन्नू भी खेत की ओर चल पड़ते हैं। और जाते जाते उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि सूट बूट पहनकर आ रहा होता है और उसके हाथ में एक पुड़िया भी होती है। और वह चंदन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, अरे चंदन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गए। क्यों? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? और आप हैं कौन? चंदन, जरूरी ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि जरूरी यही है कि तुम्हारा नींबू पानी अच्छा क्यों नहीं बिकता। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जरा साफ साफ बताइए। देखो चंदन, तुम अपने नींबू पानी को बेहतर बनाने के लिए उसमें जरूरत की सारी चीजें डालते हो, पर उसके बाद भी तुम्हारा नींबू पानी फीका ही रह जाता है क्योंकि तुम उसमें सबसे जरूरी चीज डालते ही नहीं हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार तुमने ये केमिकल अपने नींबू पानी में डाल दिया तो तुम्हारे ठेले पर ग्राहकों की बरसात होगी और तुम कुछ ही दिनों में काफी तरक्की कर लोगे। अच्छा, तो यह बात है। देखिए, मैं अपने धर्म और अपने ईमान का पक्का आदमी हूँ, इसलिए मैं अपना काम शुद्ध चीजों से करता हूँ। इसलिए मैं इस जहर को मिलाकर अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, पर मैं आपका यह जहर नहीं ले सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। ठेस तो तुमने पहुंचा ही दी है चंदन, इस केमिकल को जहर बोलकर, पर फिर भी कोई बात नहीं। तुम एक बार इसे खरीदो तो सही, फिर देखो ये तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देता है। मुझे माफ कीजिए, पर मैं इसे नहीं खरीदना चाहता हूँ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ चंदन, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते। ऐसी गलती मत करो, कहीं ये गलती तुम्हें भारी ना पड़ जाए। जरा सोचो, कहीं तुम इस गलती के बाद दर बदर की ठोकरें खाते ना मिलो। बहुत हुई आपकी बकबक, मुझे नहीं लेना आपका यह जहर। आप चले जाइए यहाँ से और आइंदा ऐसे कामों के लिए मुझे दोबारा कभी मत रोकना। चंदन गुस्से से बोलता है और वहां से चला जाता है। फिर चंदन अपने ठेले पर पहुंच जाता है और काम शुरू कर देता है। अरे क्या हुआ चंदन भाई, आज बड़े चुपचाप काम में लगे हुए हो। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज क्या हुआ? क्या आज भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करोगे? ओ, लगता है कि अब तुम्हें भी पता चल गया है कि जो बातें तुमने कल कही थीं वह तो कभी सच हो ही नहीं सकती। कोई बात नहीं चंदन, तुम देखना, तुम एक दिन अमीर तो नहीं पर फटीचर जरूर बनोगे। चंदन हितेश की बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और चुपचाप बस अपना काम करता रहता है। हर दिन की तरह आज भी चंदन की दिनचर्या एक जैसी ही रहती है और फिर शाम होते ही वह घर की ओर चला जाता है। क्या हुआ चंदन जी, कुछ परेशान से लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? सुनीता, आज मुझे एक अजनबी मिला और वह मुझे अपना केमिकल बेच रहा था। मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे अपना केमिकल जबरदस्ती दे रहा था, परंतु मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं अपने नींबू पानी के स्वाद के लिए इस जहर का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। और फिर वह कहने लगा कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो यह मेरी एक बहुत बड़ी गलती होगी। और वह कह रहा था कि यह गलती मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। आप फिक्र मत कीजिए, पता नहीं कौन था वह पागल। आप बस उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत और हाथ पैर धोकर खाना खा लीजिए और फिर सो जाइए ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। ठीक है सुनीता, मैं अभी हाथ पैर धोकर आता हूँ। सुबह होते ही चंदन अपने ठेले की ओर चल पड़ता है।
और ठेले पर जाकर देखता है कि उसके सामने हितेश और विशाल के ठेले पर काफी भीड़ होती है। भीड़ हटते ही चंदन देखता है कि उन दोनों ने भी अब मोमोज के बदले नींबू पानी बेचना शुरू कर दिया है और उनके साथ में वह सूट वाला आदमी भी होता है जो कि चंदन को केमिकल बेच रहा था। चंदन समझ जाता है कि हितेश और विशाल ने उससे वह केमिकल ले लिया है और अब वह नींबू पानी में उसे डालकर बेच रहे हैं, जो कि लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे उनके ठेलों पर भीड़ भी काफी बढ़ गई थी। और जो 4-5 आदमी चंदन के पास आते थे अब वह भी नहीं आ रहे थे। पूरे दिन भर में एक आदमी भी चंदन के ठेले पर नहीं आया था। और फिर शाम होते ही चंदन उदास मन लिए घर की ओर चला जाता है और फिर घर पहुंच जाता है। चंदन को उदास हालत में देखकर सुनीता चंदन से पूछती है, क्या हुआ चंदन जी, आज आप काफी उदास लग रहे हो और आज आप इतने लेट क्यों हो गए? फिर चंदन सुनीता को सारी बातें बताता है और फिर सुनीता कहती है, देखिए आप हौसला रखिए, फिक्र मत कीजिए और ये बताइए कि क्या आपने आज आवाज लगाकर लोगों को बुलाया था? नहीं, आज मैंने आवाज नहीं लगाई। शायद इसके कारण आप पर लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, जिससे सारे लोग उन दोनों के ठेलों पर ही जा रहे होंगे। आप कल आवाज लगाकर सभी को बुलाना, शायद आपके पास भी लोगों की भीड़ लग जाए। अच्छा, तो कल मैं आवाज भी लगाऊंगा और सभी लोगों को भी अपनी ओर बुलाऊंगा। अगली सुबह फिर से चंदन एक नई उम्मीद के सहारे चल पड़ता है और फिर ठेले पर पहुंच जाता है और फिर आवाज लगाने लगता है। परंतु चंदन देखता है कि आज भी सभी लोग हितेश और विशाल के पास ही जा रहे हैं। आवाज लगाने के बाद भी चंदन के पास एक भी आदमी नहीं आता है। तो फिर चंदन निराश हो जाता है और निराश होकर वहां से चला जाता है और फिर एक नदी के किनारे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? बिना कारोबार के मुन्नू की वर्दी कहां से लाऊंगा, घर का राशन कहां से लाऊंगा और सुनीता को वह जीवन कैसे दे पाऊंगा जिसकी वह हकदार है। चंदन काफी गहरे और टूटे मन से सोचता है। फिर अचानक से चंदन की नजर सामने पड़ती है तो चंदन देखता है कि नदी में कुछ बहता जा रहा है और जब वह ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि वह एक बैग है जो कि नदी में बहता जा रहा है। तभी चंदन उसे लेने के लिए नदी में कूद जाता है और उस बैग को पकड़ लेता है और नदी के किनारे आ जाता है। फिर बैग खोलकर देखने लगता है तो वह देखता है कि बैग में बहुत सारा धन होता है और वह इतना सारा धन देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है, हे भगवान, इतना सारा धन, लेकिन इतना सारा धन है किसका और यह इस नदी में कैसे आया होगा और अब मैं कैसे पता लगाऊं कि यह धन है किसका? कुछ देर सोचने के बाद चंदन, मैं एक काम करता हूँ, इस धन को घर ले जाता हूँ और जब कल पंचायत होगी तो मैं इस धन को पंचायत को दे दूंगा, जिससे यह धन उसी के पास चला जाए जिसका यह धन है। और फिर चंदन घर की ओर चला जाता है और शाम होते ही चंदन घर पहुंच जाता है और सुनीता को आवाज लगाता है, सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ हो सुनीता? क्या हुआ चंदन जी, इतनी जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो और ये आपके हाथ में क्या है? सुनीता, आज मैं नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी मैंने देखा कि यह बैग नदी में बहता जा रहा है और फिर मैंने झट से नदी में छलांग लगाई और इसे पकड़ कर ले आया और फिर मैंने देखा कि इसमें तो बहुत सारा धन है, तो मैं फिर इसे घर ही ले आया। लेकिन यह धन है किसका और इतना सारा धन नदी में किसने छोड़ा होगा? मैं नहीं जानता कि यह धन किसका है। तो अब आप इस धन का क्या करेंगे? सुनीता, मैं कल इस धन को सरपंच को दे आऊंगा ताकि वह लोग इस धन के असली मालिक का पता लगाकर उसे यह धन दे सके। आप ऐसा ही कीजिएगा, इस धन को सरपंच के पास ही दीजिएगा ताकि यह धन सही हाथों में जा सके। बेचारा, वह भी कितना परेशान हो रहा होगा जिसका यह धन है। परेशान तो वह बहुत होगा क्योंकि रकम भी काफी बड़ी लगती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर उस आदमी का पता होता तो मैं अभी जाकर उसको यह धन दे आता, पर मैं भोर होते ही चला जाऊंगा और इस धन को सरपंच को दे आऊंगा ताकि समय पर उस आदमी को यह धन मिल सके।
चलो अब तुम जल्दी से खाना लगा लो। खाना खाते ही मैं सो जाऊंगा ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं। ठीक है चंदन जी। चंदन, चंदन, हाँ अभी आया। जैसे ही चंदन दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथ 2 हवलदार और गांव का सबसे धनी आदमी मुकेश चौधरी और साथ में हितेश और विशाल उसके सामने खड़े हुए होते हैं। और तभी इंस्पेक्टर कहता है, चंदन, हमें खबर मिली है कि तुमने आज दिन को चौधरी साहब के घर से 2 लाख रुपए का बैग चुराया है। अगर तुमने वह बैग चुराया है तो हमें वह बैग वापस कर दो, नहीं तो हमें तुमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। धन तो मेरे पास है, लेकिन मैंने यह धन चुराया नहीं है। यह धन तो मुझे नदी के किनारे मिला है। झूठ मत बोलो चंदन, तुमको चौधरी साहब के घर से धन चोरी करते हुए बबलू ने देख लिया था। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी नहीं की है। और चौधरी साहब, आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं अपने काम और ईमान को लेकर कितना ईमानदार आदमी हूँ, तो फिर भला मैं यह चोरी कैसे कर सकता हूँ? हाँ चौधरी साहब, चंदन जी ऐसा नहीं कर सकते। ये हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि यह चोरी इस हितेश और इस विशाल ने की होगी और यह हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, पहले आप इनसे पूछो, क्योंकि असली चोर तो यही दोनों हो सकते हैं। अच्छा चंदन, तो अब बेईमानी बाहर आ ही गई। एक तो खुद चोरी करते हो और ऊपर से दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। ईमानदारी के पीछे इतनी बड़ी बेईमानी करते हो और फिर हमें बेईमान बोलते हो। चंदन, तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो मुझे फंसाना ही चाहते थे। और चौधरी साहब, यह लीजिए आपका बैग, और मेरा यकीन कीजिए यह मुझे नदी में मिला है, मैंने यह चुराया नहीं है। देखो, यह बैग हमें तुमसे मिला है और तुम पर आरोप भी लगा है और आरोपी भी हमारे साथ है, और तुम कहते हो कि यह चोरी तुमने नहीं की है। तो क्या तुम अपनी सच्चाई को साबित कर सकते हो? जब मुझे यह बैग मिला तो वहां पर कोई नहीं था, मैं वहां पर अकेला ही था, तो फिर मैं सबूत कैसे दूं? तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा या फिर तुम्हें 20,000 का फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें 7 महीने तक जेल में रहना होगा। साहेब, मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला ही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? ये तो चोरी करने से पहले सोचना था ना। मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा भरोसा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, और मैं इस धन को कल सरपंच के पास देने ही वाला था, इतने में आप लोग आ गए। देखो, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, क्या तुम फाइन भरोगे या फिर हमारे साथ चलोगे? फाइन भरना तो मेरे लिए नामुमकिन है, मुझे आपके साथ जाना ही पड़ेगा। चलता हूँ सुनीता, तुम अब अपना और मुन्नू का ध्यान रखना, और मेरे संदूक में कुछ पैसे हैं, उसे तुम कुछ दिनों का राशन ले आना, और जरूरत पड़ने पर रमेश दुकानदार से मेरे नाम पर राशन ले आना। लेकिन ये जानते हुए कि ये चोरी आपने नहीं की है, फिर भी आप इनकी बातें मानकर इनके साथ क्यों जा रहे हो? मुझे जाना ही पड़ेगा सुनीता, क्योंकि मैं इतना फाइन नहीं भर सकता हूँ, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। बड़ी हुई बातचीत। अब चलो चंदन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है सुनीता, अब मैं चलता हूं। चंदन की पत्नी सुनीता और उसका बेटा मुन्नू घर पर अकेले ही रह जाते हैं। सुनीता अपने आंगन में निराश बैठी हुई होती है और वह अपने मन में गुनगुनाती है, अब मैं क्या करूं? मैं अब 7 महीने तक घर का गुजारा कैसे करूंगी? मुन्नू की पढ़ाई का खर्चा कहां से लाऊंगी? हे भगवान, मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूं, मेरी सहायता करना भगवान। इतने में मुन्नू देखता है कि चंदन और उसके साथ में उसका दोस्त राहुल, जो कि शहर में काम करता है, वह दोनों घर की ओर आ रहे होते हैं। और मुन्नू देखता है कि उसके पापा यानी चंदन के गले में एक हार डला हुआ होता है और उसके हाथ में एक ट्रॉफी होती है। और फिर सब घर के अंदर आ जाते हैं और फिर सुनीता पूछती है,
चंदन जी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर वापस आने पर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी कि आपके बगैर मैं ये घर कैसे चलाऊंगी, पर अब आपको घर वापस लौटता देख मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। लेकिन आपको आने कैसे दिया? क्या आपकी सजा माफ हो गई है? और ये आपके गले में हार कैसा है? अरे सुनीता, वह कहते हैं ना कि जैसा काम करोगे वैसा ही पाओगे। उसी तरह जब मैं जेल में था तो उसी रात मुझसे मिलने राहुल आया था, जो कि शहर से सीधे थाने में मुझसे मिलने आया था, और फिर हमारी बातचीत हुई थी। अरे यार चंदन, मैं जानता हूं कि यह चोरी तुमने तो नहीं की है, पर फिर भी तुम किसी और की सजा खुद क्यों भुगत रहे हो? तो मैं क्या करता राहुल? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था जिससे मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर पाता। लेकिन कोई तो रास्ता होगा जिससे तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाए। एक रास्ता है राहुल, अगर तुम हितेश और विशाल के घर जाकर देखो तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए, क्योंकि हो ना हो यह सब उन लोगों का ही काम है। अगर ये उन लोगों का काम है तो तुम फिक्र मत करो, उनको तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। और फिर राहुल वहां से चला जाता है और हितेश के घर पहुंच जाता है। और राहुल देखता है कि अंदर हितेश, विशाल, बबलू और साथ में सूट-बूट वाला आदमी, वो चारों वहां पर बैठे हुए होते हैं। और फिर राहुल उनकी बातें सुनने लगता है। बेचारा चंदन बड़ी ईमानदारी की मूर्ति बनता फिरता था, अब जेल में बनाते रहे अपनी सत्य की मूर्ति। आखिरकार तुमने चंदन को फंसा ही दिया, लेकिन तुम लोगों ने यह किया कैसे? जब सुनील ने चंदन को अपना केमिकल बेचना चाहा तो चंदन ने सख्त मना कर दिया, और सुनील गुस्से में हमारे पास आया और कहने लगा कि हम भी चंदन की तरह अब नींबू पानी बेचें। और फिर अगले दिन हमने भी नींबू पानी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा नींबू पानी सादा नहीं था, क्योंकि उसमें सुनील के दिए हुए केमिकल मिले हुए थे, जिससे हमारा नींबू पानी लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर धीरे धीरे चंदन का ठेला बिल्कुल खाली होता गया, और योजना के मुताबिक चंदन वहां से दिन में ही चला गया और जाकर नदी के किनारे बैठ गया। और फिर मैंने वह बैग नदी में छोड़ दिया, जो कि हितेश और विशाल ने चौधरी के घर से एक दिन पहले ही चुरा लिया था। और फिर वह बैग चंदन ने पकड़ लिया, और फिर उस बैग को लेकर वह घर ही चला गया। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे ये झूठ बोलने को कहा था कि मैंने चंदन को चौधरी साहब के घर से चोरी करते हुए देखा है? हाँ बबलू, ये सब कुछ किया कराया हमारा ही है। और फिर राहुल ने सारी बातें पुलिस को बता दी, और इंस्पेक्टर ने चौधरी को बुलाया। और फिर चौधरी और इंस्पेक्टर सीधे हितेश के घर पहुंच गए और उन्हें पकड़कर ले आए। और जब सच सामने आ गया तो मुझे उन्होंने बाहर निकाला, चारों को अंदर कर दिया। और फिर चौधरी साहब ने कहा, मुझे माफ कर देना चंदन भाई, मुझे पता नहीं था कि ये चोरी इन लोगों ने की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना चंदन भाई। अरे कोई बात नहीं चौधरी जी, आखिर आपको पता नहीं था इनके बारे में, इसलिए यह सब हुआ। पर अब इनकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, और फिर मुझे छोड़ भी दिया गया है। अब आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके गले में ये हार कैसा है और ये आपको किसने दिया है? यह तो तब हुआ जब हितेश और उन लोगों को थाने में लाया जा रहा था, तो रास्ते में गांव के लोगों ने पुलिस की गाड़ी रोक दिया, और लोग कहने लगे, साहब आप इन लोगों को थाने मत ले जाइए, इन लोगों को तो हम ही यहाँ सजा दे देंगे। पर क्यों और क्या हुआ आप लोगों को, जो आप इन लोगों को मारने पर तुले हो? इन लोगों के नींबू पानी को पीकर एक बूढ़ा व्यक्ति मर चुका है। जैसे ही आज उसने इनका नींबू पानी पिया तो कुछ घंटों के बाद वह आदमी मर गया, और हमें पता चला कि ये लोग अपने नींबू पानी में अधिक मात्रा में केमिकल भी मिलाते, जिसके कारण ये हादसा हुआ। देखिए, इन लोगों ने जुर्म तो किया है, लेकिन इन लोगों को सजा सिर्फ अदालत ही देगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग हमें जाने दीजिए। और इसमें आपकी भी तो गलती है, आप लोगों ने भी तो चंदन का शुद्ध नींबू पानी छोड़कर इनका नींबू पानी पिया। अगर आप लोग इनका नींबू पानी नहीं पीते तो यह हादसा होता ही नहीं। हमें लगा कि चंदन की तरह इसका नींबू पानी भी शुद्ध होता होगा, पर इनका नींबू पानी तो जहर निकला। पर अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए और हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हम आज रात भर यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा,
जो हुआ सो हुआ, पर अब हमें जाने दीजिए, वरना आपकी वजह से चंदन आज रात भर पुलिस थाने में ही बैठा रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चंदन को छोड़ दूं, तो आप लोग हमें जाने दीजिए। अच्छा, तो आप लोग इन लोगों को ले जाइए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और चंदन को भी छोड़ दीजिए। इन्हीं की वजह से ही वह जेल के अंदर बंद है, इसलिए आप चले जाइए और चंदन को अब ज्यादा देर तक जेल में मत रखिए, क्योंकि वह बेचारा बिना गुनाह के जेल में कैद हुआ पड़ा है। और फिर इंस्पेक्टर ने मुझे छोड़ दिया और उन लोगों को अंदर कर दिया और अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा दे दी। और फिर सरकार ने देखा कि वह बैग मेरी वजह से मिला है, तो मुझे हार पहनाकर सम्मानित किया और यह सत्यमेव जयते की ट्रॉफी भी दे दी और मेरी आर्थिक स्थिति को देखकर मुझे 2 लाख का इनाम भी दिया, जो कि मैं कल बैंक में जाकर ले सकता हूँ। ये तो वही बात हुई चंदन जी कि न लाठी टूटी और सांप भी मर गया। हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उन कमीनों को सजा भी मिल गई और आपकी स्थिति भी सुधर गई। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कैसे एक ईमानदार व्यक्ति को उन चारों ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन जो जाल उन लोगों ने चंदन को फंसाने के लिए बनाया था, आखिर में वे सब खुद ही उस जाल में फंस गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप अपने जिंदगी में कितने ही धनवान क्यों ना हो जाएं, लेकिन इंसान सिर्फ अपने कर्मों से बड़ा माना जाता है। क्योंकि आप चाहे अपने लिए कुछ भी कर लें, जितना भी धन कमा लें, परंतु असली दौलतमंद इंसान वही होता है जो दूसरों के काम आए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो इंसान अपने रिश्ते के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, वही एक सच्चा और एक अच्छा कर्मदिल व्यक्ति है। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियोज़ लाता रहूं। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।